हेलो दोस्तों, गुड मॉर्निंग। आज हम लोग कक्षा 9 का विज्ञान शुरू कर रहे हैं यूट्यूब पर। जो पहला पार्ट है हमारे आसपास के पदार्थ, ठीक है। ये वीडियो पार्ट 1 है और इसके अगले पार्ट में पार्ट 2 में इस चैप्टर को ख़त्म कर दिया जाएगा। तो चलिए सबसे पहले हम लोग जानते हैं पदार्थ किसको कहेंगे। पदार्थ का मतलब होता है, पदार्थ को इंग्लिश में मैटर कहा जाता है। पदार्थ का मतलब होता है वे सभी वस्तुएं, देखिए यहाँ पे, वे सभी वस्तुएं जिनमें द्रव्यमान हो तथा जो स्थान घेरती हों। देखिए यहाँ पे हम लोग पदार्थ का डेफिनेशन देखेंगे तो कहेंगे वे सभी वस्तुएं जिनमें द्रव्यमान हो तथा जो स्थान घेरती हो उनको पदार्थ कहते हैं। जैसे एग्जाम्पल में हम लोग हमारे आसपास जितनी भी वस्तुएं हैं, जैसे हम लोग देखते हैं कलम, तो क्या कलम में द्रव्यमान होता है? होता है। क्या वे स्थान घेरती है? ये भी पता घेरती है। या फिर किताब, ठीक है, बेंच, टेबल, तो ये कुछ ऐसी वस्तुएं हैं जो स्थान भी घेरती है और जिनमें कुछ द्रव्यमान भी होता है। तो क्या ये पदार्थ है? तो है। हम लोग डेफिनेशन पढ़ चुके हैं, ये सभी वस्तुएं जिनमें द्रव्यमान होता था जो स्थान घेरती हो उसको पदार्थ कहते हैं। तो ये सभी वस्तुएं जो है वो स्थान भी घेरती है और द्रव्यमान भी होता है। और कुछ वस्तुएं ऐसी होती है जो हमें दिखाई नहीं देती है फिर भी वो पदार्थ है। जैसे वायु के बारे में हम सभी लोग जानते हैं, वायु या हवा। तो वायु में क्या द्रव्यमान होता है और क्या वायु स्थान घेरता है, इसको समझते हैं हम लोग। तो वायु में हम लोग आप लोग भी देखे होंगे कि गुब्बारा में हवा को भरा जाता है तो गुब्बारा फूलने लगता है। तो इसका मतलब यही है कि अगर गुब्बारा स्थान नहीं घेरता तो गुब्बारा फूलता ही नहीं। स्थान घेरता तभी फूलता, और एक निश्चित सीमा के बाद अभी हवा भरते जाए तो गुब्बारा फट जाता है। तो उसमें जितना स्थान उसको चाहिए, जितना स्थान उस गुब्बारा में हो, उससे ज़्यादा हवा भरते हैं तो गुब्बारा फट जाता है। इसका मतलब वायु स्थान घेरता है। और वायु में द्रव्यमान भी होता है। वायु एक गैस है और गैस में भी हम लोग जानते हैं कि एलपीजी गैस जो दुकान पर भरवाने जाते हैं लोग, तो वहाँ पे भी वजन करके ही दिया जाता है। तो गैस में द्रव्यमान या वायु में द्रव्यमान भी होता है और स्थान भी घेरती है। तो हम लोग कह सकते हैं वायु भी क्या है? पदार्थ है। इसी तरह हमारे आसपास जितनी भी वस्तुएं हैं जिनमें द्रव्यमान होगा और जो स्थान घेरती होंगी उन सभी को हम लोग कहेंगे कि वे पदार्थ हैं। अब हम लोग पदार्थ के बारे में आगे पढ़ते हैं। अब हम लोग आगे देखते हैं पदार्थ के कोणों की विशेषताएं। अभी हम आप लोगों को बता दें कि पदार्थ किसको कहते हैं। अब पदार्थ के कोणों की विशेषताएं देखते हैं। तो सबसे पहली विशेषता यह है कि सभी पदार्थ, मतलब जिसमें भार हो या द्रव्यमान हो और जो स्थान घेरती हो, तो सभी पदार्थ सूक्ष्म कोणों से मिलकर बने होते हैं। सूक्ष्म का मतलब होता है छोटे छोटे कोणों से मिलकर बने होते हैं। जैसे हम लोग अपने आसपास देखिए तो ईंट को देखिए, तो ईंट किससे बना गया है? मिट्टी के कोणों से मिलकर ईंट बना है। उसी ईंट को जब दीवार में जोड़ा जाता है तो बहुत बड़ा बड़ा घर बन जाता है। तो क्या जितने भी छोटे छोटे कण होते हैं, छोटे छोटे कणों से मिलकर ही क्या बना है? पदार्थ बना है। और उस पदार्थ को अगर फिर से तोड़ा जाए तो फिर छोटे छोटे कण मिल जाएंगे। तो यहाँ पे हम लोग ये देखते हैं कि सभी पदार्थ सूक्ष्म कणों से मिलकर बने होते हैं। दूसरा देखते हैं पदार्थ के कणों के बीच रिक्त स्थान होता है। अब इसको कैसे समझेंगे कि रिक्त स्थान क्या होता है? देखिए, इसको समझने के लिए हम लोग एक प्रयोग करते हैं। ये प्रयोग आप लोग घर पर भी कर सकते हैं। तो देखिए क्या करना है, एक गिलास लीजिए, ठीक है, एक गिलास ले लेना है और इस गिलास में हम लोग कुछ पानी लेते हैं। यहाँ तक मान लीजिए पानी ले लिए, ठीक है, यहाँ तक, और पानी जहाँ तक लेना है वहाँ पे मार्क करना है कि यहाँ तक हम पानी लिए हैं। इसके बाद इस गिलास में, मतलब जल से भरे हुए गिलास में चीनी डालिए या नमक या कोई भी ऐसा पदार्थ डालिए जो इसमें घुल जाए, ठीक है। तो मान लीजिए कि हम चीनी या नमक डाल दिए। हाँ, इतना नहीं डालना है कि ये तोपा जाए उसमें,
ढक जाए। मतलब ऐसा नहीं करना है कि एक गिलास पानी में एक गिलास चीनी ले जाकर डाल दिए, वो घुलेगा ही नहीं। उतना ही डालना है जितना घुल जाए। ये अभी आप लोग को आगे बताएंगे कि इतना ही क्यों घुला और ज़्यादा क्यों नहीं घुलता है। लेकिन फिलहाल देखिए, तो चीनी हम मान लीजिए चीनी डालें, इसमें 4 चम्मच चीनी डाल लीजिएगा। कितना चम्मच? 4 चम्मच। अब इसमें जैसे चीनी डाला जाएगा तो हम लोग मार्क किए थे पानी यहाँ तक है इसमें, तो ये बताइए ये ऊपर जाएगा या नीचे आएगा? ऊपर जाएगा। तो मान लेते हैं कि यहाँ तक पानी का लेवल आ जाएगा, वहाँ पे एक और मार्क करना है। ठीक है, पहले पानी यहाँ तक था, जब इसमें चीनी डाला गया तो पानी का लेवल बढ़ेगा, और लेवल बढ़ के हम लोग मान लेते हैं कि पानी का लेवल यहाँ तक आ गया, वहाँ पे एक मार्क कर लेना है। उसके बाद उसको चीनी को घोलना है। देखिए नमक जल्दी घुल जाएगा, चीनी थोड़ा लेट से घुलेगा। तो चीनी लेकिन घुल जाएगा, क्योंकि 4 चम्मच चीनी एक गिलास पानी में घुल सकता है। तो इस चीनी को घोलेंगे। घोलने के बाद हम लोग ये देखेंगे कि ये पानी का जो लेवल यहाँ तक था चीनी मिलाने के बाद, वो अब यहाँ पे फिर से आ जाएगा। तो क्वेश्चन ये है कि हम लोग चीनी मिलाए तो पानी का लेवल ऊपर हुआ, लेकिन जैसे ही चीनी उस पानी में घुला तो फिर से पानी का लेवल वहीं तक आ गया। तो चीनी कहाँ गया या नमक कहाँ गया? तो यहाँ पे ये समझना है कि पदार्थ के कणों के बीच जो रिक्त स्थान है, ये चीनी या नमक उसी रिक्त स्थान में गया। समझ में आया? तो इसी के बीच देखिए जितने भी पदार्थ होते हैं उनमें रिक्त स्थान उनके कणों के बीच में पाया जाता है। एक और देख लेते हैं, जैसे अगर मान लीजिए जल के कण यहाँ पर हैं, ये मान लीजिए जल के कण हैं, तो इनके बीच में जितना भी रिक्त स्थान है उतना ही तक चीनी घुलेगा या नमक घुलेगा। जब रिक्त स्थान खत्म हो जाए, मतलब पूरा हो जाए, वो रिक्त स्थान में चीनी आ जाए, तो उसके बाद एक निश्चित सीमा पर जाकर चीनी या नमक घुलना बंद हो जाएगा। तो फिर उसको और अधिक बिले या घोलने के लिए क्या करते हैं, देखेंगे आप लोग, चीनी और मतलब पानी को गर्म करके तब उसमें चीनी डाल के घोला जाता है। तो गर्म करने से चीनी ज़्यादा घुलेगा या कम घुलेगा? ज़्यादा घुलेगा। कैसे ज़्यादा घुलेगा? देखिए जैसे, और क्या होता है गर्म करने पे ये भी देखिए, जैसे ही हम लोग पानी को गर्म करते हैं तो पानी को गर्म करने के बाद इनके जो कणों के बीच की दूरी है वो बढ़ जाती है। तो जब पदार्थ के कणों के बीच की दूरी बढ़ेगा तो उसके बीच में रिक्त स्थान भी बढ़ेगा। समझ में आया? जैसे अभी ये इतना जगह है इसके बीच में, अभी ये पदार्थ के कण के बीच की दूरी बढ़ा दिया जाए तो इसके बीच रिक्त स्थान बढ़ा कि नहीं बढ़ा? बढ़ा। अब ये बताइए, जब रिक्त स्थान बढ़ गया तो क्या इसमें चीनी ज़्यादा घुलेगा या कम घुलेगा? ज़्यादा घुलेगा। तो देखेंगे जलेबी बनाया जाता है तो वहाँ पे जो चीनी और पानी को मिला के उसको गर्म करके घुलाया जाता है, क्योंकि गर्म करने से ही वो घुल सकता है। उतना चीनी अब हम लोग ऐसे नहीं घोल सकते, जैसे शरबत बनाते हैं वैसे नहीं घोल सकते हैं। तो वहाँ पे गर्म इसीलिए किया जाता है कि उनके पदार्थ के कणों के बीच की दूरी बढ़ जाए, और बीच की दूरी बढ़ेगा तो रिक्त स्थान भी बढ़ जाएगा। समझ में आया? तो ये दूसरा क्लियर हो गया, पदार्थ के कणों के बीच रिक्त स्थान होता है। तीसरा देखते हैं, पदार्थ के कण निरंतर गतिशील होते हैं। इसको कैसे समझेंगे? देखिए पदार्थ के कण निरंतर गतिशील हो, इसके लिए हम लोग एक बर्तन लेते हैं। ठीक है, ये मान लीजिए एक बर्तन है और इस बर्तन में पानी डालना है, यहाँ तक पानी डाल लीजिए। ठीक है, फुल भी कर सकते हैं, जितना मन कर उतना डाल सकते हैं। यहाँ पर नियम था कि इतना ही तक डालना है, क्योंकि देखना था। इसमें ऐसा कोई बात नहीं, कितना भी पानी ले सकते हैं। हाँ, दिखाई दे उतना तक ऊपर तक भी ले सकते हैं। अब इसमें क्या करना है, इसको ज़मीन पर रखना है और कुछ देर के लिए छोड़ देना है, जब तक ये जल स्थिर ना हो जाए। स्थिर का मतलब रुक जाए, हिलाना डुलाना नहीं है। उसके बाद इसमें क्या करना है, मान लीजिए हम लोग इंक डालते हैं इस मार्कर में, उसी इंक की 2 बूंदें डाल देनी है। 2 बूंद डालने के बाद आप लोग ये देखेंगे कि वो इंक स्याही धीरे धीरे इस पूरे गिलास में घुल रहा है। जितना पानी होगा उसमें सब में घूम रहा है। अब ये बताइए, जल को हम लोग धरती पर रखे थे, ज़मीन पर रखे थे कि वो हिले डुले नहीं, एकदम प्यार से धीरे से ले जाकर डाले उसमें इंक की
हिले डुले, ज़्यादा हिले नहीं, लेकिन फिर भी वो धीरे धीरे क्यों घूल रहा है? इसलिए घूल रहा है कि जितने भी पदार्थ हैं धरती पर या ब्रह्मांड में, उनके कण निरंतर गतिशील होते हैं। गतिशील का मतलब वो चलते रहते हैं, हिलते रहते हैं। इसलिए इसमें इंक या कोई भी चीज़ डाला जाएगा तो वो पूरे जल में घुल जाता है। यहाँ तक समझ में। 4 नंबर है, पदार्थ के कण एक दूसरे को आकर्षित करते हैं। जितने भी पदार्थ हैं वो सबके कण एक दूसरे को आकर्षित करते हैं। इसको कैसे देखेंगे? देखिए, आप लोगों के घर में नल लगा हुआ, नल जिससे पानी आता है, तो मान लीजिए अगर ये नल है और यहाँ से पानी आ रहा है, ठीक है, ऐसे पानी आ रहा है। हमको नल बनाना नहीं आ रहा है, लेकिन आप लोग को समझा रहे हैं। देखिए, तो यहाँ से पानी आ रहा है, आप लोग देखे होंगे पानी ऐसे आ रहा है। अब क्या करना है कि उस जल की धारा के बीच में एक लकड़ी, ये मान लीजिए हम इसको लगा दें, यहाँ पे जैसे लगाए, आप उंगली भी रख सकते हैं यहाँ पे, जो भी करें। तो जैसे ही यहाँ पे हम लोग कुछ लगा, इसको लगा दिए, तो क्या होगा, जल की धारा इधर से और इधर से दोनों ओर से लगे। यहाँ से अगर जल की तरह इसको बीच में लगा दे तो कुछ जल इधर से और कुछ जल इधर से आने लगेगा। समझ पा रहे हैं? यहाँ पे हम लोग लगाए तो कुछ जल इधर से आने लगेगा, कुछ जल इधर से आने लगेगा। लेकिन कुछ नीचे देखने के बाद आप ये देखिएगा कि ये फिर से आके ये दोनों एक दूसरे से मिल के जैसे यहाँ पे आ रहे थे वैसे ही इधर आने लगेंगे। अब क्या हुआ, यहाँ पर तो हम लोग कुछ लगा के, लकड़ी डंडा कुछ भी ले ले, यहाँ पे लगा के इसको हम लोग अलग किए, और ये नीचे आते वक्त ऐसा हुआ ना कि ये फिर से एक दूसरे को खींच लिया मतलब आकर्षित कर लिया। अब यही बताएं कि पदार्थ के कण एक दूसरे को क्या करते हैं? आकर्षित करते हैं। उम्मीद कर रहे हैं कि आप लोग को समझ में आ रहा होगा। अब हम लोग आगे देखते हैं। अब हम लोग आगे पढ़ते हैं पदार्थ की अवस्थाएं के बारे में। तो देखिए, पदार्थ की 3 अवस्थाएं होती हैं, 3 ही नहीं होती है, कुल मिला के 5 होती है, लेकिन हम लोग 3 अवस्थाएं के बारे में पढ़ेंगे। इस वीडियो में या इसके अगले वीडियो में हम चौथी और 5वीं अवस्था के बारे में भी कुछ बता देंगे, ठीक है। लेकिन आपसे पूछे पदार्थ की कितनी अवस्थाएं होती है, आपको 3 ही बताना है। जब पूछे कि पदार्थ की चौथी अवस्था के बारे में बताइए तो चौथी अवस्था बताएंगे, पूछे 5वीं अवस्था के बारे में बताइए 5वीं के बारे में बताएंगे। लेकिन अगर सिर्फ ये पूछ रहा है कि पदार्थ की कितनी अवस्थाएँ होती है तो हम लोग कहेंगे पदार्थ की 3 अवस्थाएँ होती है। पहली अवस्था का नाम है ठोस अवस्था, ठीक है। तो पहली अवस्था के बारे में हम लोग देखते हैं ठोस अवस्था। ठोस अवस्था उस पदार्थ या ठोस पदार्थ उस पदार्थ को कहते हैं जिसका आकार और आयतन दोनों ही निश्चित होता हो। निश्चित का मतलब नहीं बदलता हो, उसको हम लोग क्या कहेंगे? ठोस पदार्थ कहेंगे। जिसका आकार और आयतन नहीं बदले उसे क्या कहेंगे? ठोस पदार्थ कहेंगे। इसको समझते हैं हम लोग। देखिए, आकार का मतलब होता है साइज, आकार का मतलब होता है उसका साइज, और आयतन का मतलब होता है कि वह वस्तु कितना जगह छेक रही है, उसको कहते हैं उस वस्तु का आयतन। देखिए, तो आकार का मतलब उसका साइज हो गया, आयतन का मतलब वह वस्तु कितना जगह छेक रही है। जैसे हम लोग देखते हैं हाथ में, देखिए हमारे हाथ में मार्कर है, तो इसको देखना कि ये ठोस, हम लोग पता है ठोस है, लेकिन प्रूफ कैसे करेंगे कि ये ठोस है? देखिए क्या करेंगे, आकार है तो इसका आकार या अपने आसपास ईंट है, बेंच है, टेबल है, इसका कहीं भी लेके चला जाए तो क्या इसका आकार बदलने वाला है? कहीं भी ले जाने का मतलब ये नहीं कहना कि सूर्य पर लेके चले जाए, सूर्य पर लेके चले जाए इसका आकार, ये तो जल पानी बनेगा, पानी से पता नहीं क्या क्या बनेगा, तो वहाँ पे नहीं ले जाना। निश्चित ताप और दाब पर का बात हो रहा है, तो कहीं भी मतलब यहाँ पे इतने टेम्परेचर पर क्या इसका आकार बदलेगा? नहीं बदलेगा। ज़मीन पर फेंक दे तो इसका आकार बदलेगा? नहीं बदलेगा। इसको पॉकेट में रख लीजिए, इसका आकार बदलेगा? नहीं बदलेगा। तो जिसका आकार नहीं बदलता इसका मतलब उसका आकार निश्चित है, तो इसका आकार क्या होगा? निश्चित। आयतन भी निश्चित है। ये यहाँ पे जितना जगह छेक रहा है उसको यहाँ पे कहीं भी लेके चल जाए वो इतना ही जगह छेकेगा, तो इसका आयतन भी क्या है? निश्चित है। 1 लीटर का अगर बोतल हो तो उसको कहीं भी लेकर चले जाएं तो उसमें 1 लीटर पानी हटेगा। ऐसा नहीं है कि उसमें उसका आयतन बढ़ जाएगा तो 2 लीटर पानी रख देंगे, तो उसका आकार भी नहीं बदलेगा और आयतन भी नहीं बदलेगा। जिसका आकार और आयतन नहीं बदले इसका मतलब वो निश्चित है, और जिसका आकार और आयतन दोनों निश्चित है उस अवस्था को क्या कहेंगे? ठोस अवस्था। एग्जाम्पल देखिए, एग्जाम्पल में लकड़ी लिख सकते हैं, कलम लिख सकते हैं,
टेबल लिख सकते हैं। एक बात और, उन सभी पदार्थों को भी ठोस पदार्थ कहा जाता है जिन पर बाहरी बल लगाने से कुछ समय के लिए उसका आकार बदल जाए। अब आप पूछेंगे कि ऐसा कौन सा पदार्थ है जिसका आकार बदल जाता है फिर भी वो ठोस है। देखिए, हम तो बताएं कि आकार निश्चित होता है, लेकिन अभी फिर से बता रहे हैं कि आकार उसका बदल जाए तो निश्चित नहीं है, लेकिन बाहरी बल हटा लेने पे फिर वो पहले की अवस्था में आ जाए तो उसको भी ठोस पदार्थ कहेंगे। जैसे हम लोग देखेंगे स्पंज, तो स्पंज में हम लोग ये देखते हैं कि स्पंज पर जब बल लगाया जाता है तो उसका आकार, जैसे इसको स्पंज को दबाया जाए तो उसका आकार छोटा हो जाएगा। फिर से जब स्पंज पर से बल हटाया जाए तो उसका आकार पहले के जैसा हो जाता है। तो उन सभी वस्तुओं को जिन पर बाहरी बल लगाने से आकार बदल जाए और फिर से बल हटा लेने पर वो पहली की अवस्था में चले जाए तो उसको भी ठोस कहेंगे। इसका एक और एग्जाम्पल स्प्रिंग देख सकते हैं। स्प्रिंग पर भी जब बल लगा के दबा दिया जाए, खींच दिया जाए और जब उस पर से बल हटा लिया जाता है तो वो पहले की अवस्था में ही चला जाता है। ठीक है, तो स्प्रिंग यहाँ तक आप लोग समझ गए होंगे। यहाँ पे आप लोग ये भी देखेंगे घरों में सोफा होता है तो जब उस पर बल लगाया जाता है तो उसका आकार बदल जाता है, लेकिन बल हटा लिया जाता है तो फिर वो पहले की जैसा हो जाता है। दूसरी अवस्था के बारे में देखते हैं, द्रव अवस्था। देखिए, ठोस अवस्था में हम लोग देखें आकार और आयतन दोनों क्या है, निश्चित, नहीं बदले। ठीक है, हम लोग देखते हैं द्रव के बारे में। तो द्रव में आकार और आयतन पर क्या प्रभाव पड़ता है। द्रव का जो आकार होता है ना वो अनिश्चित होता है और जो आयतन होता है वो निश्चित होता है। इसमें आकार और आयतन दोनों निश्चित हो रहा था, इसमें आकार अनिश्चित है लेकिन आयतन क्या है, निश्चित। अच्छा बताइए, अनिश्चित का मतलब निश्चित नहीं। एक होता है समान, एक होता है असमान। तो समान माने बराबर, असमान बराबर नहीं। तो यहाँ पे है निश्चित माने नहीं बदलेगा, अनिश्चित माने निश्चित नहीं मतलब बदल जाएगा। तो क्या बताइए, द्रव अवस्था में जैसे हम लोग जल को देखते हैं तो जल को जिस आकार के बर्तन में रखेंगे उस जल का आकार उस बर्तन के आकार के जैसा हो जाएगा। जैसे जल को अगर हम लोग बाल्टी में रखें तो जल का आकार बाल्टी के आकार का, अगर जल को गुब्बारा में भर दें तो उस जल का आकार गुब्बारे के आकार का, अगर जल को एक बोतल में रख दिया जाए तो उस जल का आकार बोतल के आकार का। समझ में आ रहा है। तो जल को जिस जहाँ जहाँ पे बदल रहा है उसका जगह तो उसका आकार बदलते जा रहा है। तो इसलिए जल का या द्रव का आकार क्या होता है, अनिश्चित, लेकिन आयतन निश्चित होता है। इसको देखिए समझते हैं हम लोग। आयतन ये बताइए, 1 लीटर जल ले लिए, पानी ले लिए, दूध ले लिए, तेल ले लिए, सब तो द्रव अवस्था ही है। तो उसको कहीं भी किसी भी बर्तन में डाले तो क्या उसका आकार तो बदल रहा है लेकिन क्या उसका आयतन बदलेगा। 1 लीटर अगर है तेल लिए हैं, ऑयल, और उसको दूसरे बर्तन में डाल रहे हैं तो क्या वो 2 लीटर हो जाएगा, क्या आधा लीटर हो जाएगा, नहीं होगा। तो आकार तो बदल रहा है लेकिन आयतन नहीं बदल रहा है। तो जो बदल रहा है वो अनिश्चित है, जो नहीं बदल रहा है वो क्या है, निश्चित। ठीक है, तो इसका एग्जाम्पल देखते हैं। एग्जाम्पल इसमें दूध लिख सकते हैं, जल लिख सकते हैं और तेल लिख सकते हैं। ये सब क्या है, ब्लड भी एक प्रकार का द्रव ही है। ठीक है, हम लोग 2 अवस्थाओं के बारे में देख लिए। अब तीसरी अवस्था के बारे में देखते हैं। जो तीसरी अवस्था है वो है गैसीय अवस्था। अब गैसीय अवस्था किसको कहेंगे, किस पदार्थ को कहेंगे, वो गैस है। देखिए, गैसीय अवस्था में इसमें ठोस अवस्था में आकार निश्चित, आयतन निश्चित, लकड़ी, कलम, टेबल एग्जाम्पल हुआ। द्रव में आकार अनिश्चित, आयतन निश्चित, दूध, जल, तेल इसका एग्जाम्पल हुआ। इसमें आकार आयतन दोनों ही अनिश्चित, आकार भी अनिश्चित, आयतन भी अनिश्चित। अब इसको समझते हैं। देखिए, आकार और आयतन इसका दोनों अनिश्चित है, मतलब आकार भी बदल जाएगा और आयतन भी बदल जाएगा। अभी जो जल के एग्जाम्पल पर देखें कि जल को अगर गुब्बारा में भरा जाए तो उसका आकार गुब्बारा का आकार का हो जाएगा, अगर बोतल में भरे तो बोतल का आकार बदल। उसी तरह गैस है, गैस मतलब हवा।
तो कोई भी अगर हवा को जिस प्रकार के बर्तन में रखा जाए उसी प्रकार का रूप धारण करेगा, उसी प्रकार के उसका आकार हो जाएगा। तो आकार निश्चित है। आयतन समझते हैं, आयतन उसका क्या है? अनिश्चित, मतलब आयतन भी बदल जाएगा। हम लोग देखते हैं, देखिए गैस भरवाने जाते हैं हम लोग, तो गैस भरवा कर जो सिलेंडर में लेके आते हैं, कुछ देर के लिए मान लीजिए सिलेंडर है, सिलेंडर जैसे भले दिख ना रहा हो, ठीक है, तो इसमें 15 लीटर के आसपास या 14 साढ़े 14 लीटर गैस भराता है। हमको पूरा कंफर्म नहीं है, अनुमान लगा रहे इतना भराता होगा। तो 14.5 लीटर गैस में इस गैस के कण इस बर्तन के पूरे पार्ट में होंगे, इस सिलेंडर के पूरे पार्ट में होंगे, ठीक है। जब इसमें से गैस खत्म होने लगे, कम होने लगे, तो मान लीजिए 10 लीटर गैस खत्म हो गया, अब बचा है मान लीजिए अभी 14.5 लीटर 14.5 लीटर है, 10 लीटर खत्म हो गया तो और 4.5 लीटर बचा है। वो 4.5 लीटर गैस भी इस पूरा जगहिया को भर ले रहेगा। इसको एक और एग्जांपल से समझ सकते हैं, जैसे हम लोग अगर एक गैस को दूसरे किसी बर्तन में डाल रहे हैं तो उतना नहीं होगा जितना यहाँ पे होगा। पानी में क्या हो रहा था, जितना पानी है उतना पानी वहाँ पे भी है। दूसरे बर्तन में डालेंगे तो 1 लीटर पानी है तो 1 लीटर होगा, लेकिन 1 लीटर गैस लेके 1 लीटर ही गैस उसमें नहीं भरा सकता है। तो उसका आकार, और देखिए द्रव का आकार अनिश्चित रहा था लेकिन आयतन निश्चित हो रहा था, क्योंकि आयतन नहीं बदल रहा था, इसका आकार भी बदलेगा और आयतन भी बदलेगा, ठीक है। तो आकार और आयतन दोनों क्या होगा, अनिश्चित होगा, तो उसको गैस कहेंगे। आकार अनिश्चित, आयतन निश्चित होगा, उसको द्रव कहेंगे। और आकार और आयतन दोनों निश्चित हो ना बदले उसको ठोस कहेंगे। इसका एग्जाम्पल हम लोग देख लेंगे, जैसे ऑक्सीजन गैस, कार्बन डाइऑक्साइड गैस, नाइट्रोजन गैस, ठीक है। तो इसके बारे में अब हम लोग आगे देखते हैं। अब हम लोग पढ़ते हैं ठोस, द्रव तथा गैस में अंतर। बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है कि ठोस, द्रव और गैस में क्या अंतर है, ये अंतर हम लोग देखते हैं। तो अभी आप लोग ठोस और द्रव और गैस के बारे में जान गए हैं, अंतर को समझ लीजिए, पूरा कॉन्सेप्ट यहाँ से क्लियर हो जाएगा, ठीक है। तो ठोस हम बता दिए कि उस वस्तु को कहते हैं जिसका आकार और आयतन दोनों निश्चित होता है। द्रव में बताया उस वस्तु को, उस पदार्थ को द्रव अवस्था में द्रव पदार्थ कहा जाता है जिसका आकार अनिश्चित लेकिन आयतन निश्चित होता है। और गैस उसको कहते हैं जिसका आकार और आयतन दोनों ही क्या होता है, अनिश्चित होता है। देखिए तो यहाँ पे पहला इसमें तो यही लिख देंगे कि आकार तथा आयतन दोनों क्या है, निश्चित। इसमें आकार क्या है, अनिश्चित, लेकिन आयतन निश्चित। इसमें लिखेंगे आकार तथा आयतन दोनों क्या है, अनिश्चित है, ठीक है। तो आकार और ये तो हम समझा दिए हैं। दूसरा देखते हैं, देखिए ठोस, द्रव और गैस में एक अंतर सबसे ज़्यादा महत्वपूर्ण ये है कि ठोस के कणों के बीच का रिक्त स्थान बहुत कम होता है। कहीं कैसे समझाइए, देखिए इसको हम यहीं पे समझा रहे हैं। देखिए मान लीजिए ठोस के ये कण है तो एकदम सटे सटे होते हैं ठोस के कण, द्रव के थोड़े उससे दूर दूर पर होते हैं, गैस के बहुत दूर दूर पर होते हैं। तो ये बताइए किनके कणों के बीच रिक्त स्थान सबसे कम है, तो कहेंगे ठोस के। तो लिखेंगे इनके कणों के बीच रिक्त स्थान, इनके कणों के बीच रिक्त स्थान सबसे कम होता है, ठीक है। ठोस के कणों के बीच का रिक्त स्थान सबसे कम होता है। द्रव के कणों के बीच का आकार ठोस से ज़्यादा होता है और गैस के कणों के बीच का आकार सबसे ज़्यादा होता है। सबसे ज़्यादा यहाँ पे कहने का मतलब हुआ ठोस से और द्रव से। तीसरा चीज़ देखते हैं, ये बताइए इन कणों को ही देख के अगर इन तीनों को एक एक करके दबाया जाए तो ये तो पहले से सटा हुआ है और बहुत कम दबेगा, न के बराबर। इसको दबा के पास लाया जा सकता है, इसको और ज़्यादा दबाया जा सकता है। तो किस दबाना को विज्ञान के भाषा में संपीड्यता कहते हैं। तो बताइए इसमें संपीड्यता कितनी होगी,
न के बराबर, और न के बराबर को विज्ञान के भाषा में नगण्य कहते हैं। तो लिखेंगे इसकी संपीड्यता कैसी होती है, इसकी संपीड्यता नगण्य होती है, माने न के बराबर। इसकी संपीड्यता ठोस से अधिक होती है, चाहे लिख देते हैं ठोस से अधिक होती है, और इसकी ठोस से भी अधिक और द्रव से भी अधिक, माने इसकी संपीड्यता सबसे अधिक होती है। ठीक है, 4 नंबर देखते हैं। ये बताइए कि इसमें से किस में बहाव का गुण पाया जाता है। हमको पता है ठोस में बहाव का गुण साफ एकदम नहीं पाया जाएगा। इसको हम ले जाकर फेंक देते, क्या बहने लगेगा? नहीं बहेगा। एक ईंट को ले जाकर जमीन पर फेंक देते बहने लगेगा? नहीं बहेगा। तो ठोस में लिखेंगे इनमें बहाव का गुण पाया जाता है कि नहीं पाया जाता? नहीं पाया जाता है। इसमें द्रव में बहाव का गुण पाया जाता है, द्रव में इसमें बहाव का गुण क्या हो जाता है? पाया जाता है। और गैस में भी बहाव का गुण पाया जाता है, लेकिन इसमें भी पूछे द्रव में और गैस में सबसे ज़्यादा बहाव का गुण किस में, तो क्या कहेंगे? गैस में। और भी इसका प्रकार होता है, अंतर होता है। 5 नंबर हम लोग लिखेंगे, देखेंगे जैसे गलनांक के बारे में और क्वथनांक के बारे में। तो गलनांक और क्वथनांक जानने से पहले इसमें मान लीजिए हम अंतर बता देते हैं। गलनांक, इसका गलनांक और क्वथनांक ज़्यादा होता है, इसका इससे कम होता है, इसका सबसे कम होता है। तो आपके मन में ये क्वेश्चन आ गया कि आखिर गलनांक और क्वथनांक क्या है। तो हम लोग पहले ये जानेंगे कि गलनांक क्वथनांक क्या है, उसके बाद रख लेंगे इसका गलनांक बहुत ज़्यादा होता है, इसका माने उच्च होता है, इसका गलनांक निम्न होता है, इसका गलनांक सबसे कम होता है। समझ में आया? तो सबसे ज़्यादा गलनांक, सबसे पहले हम लोग ये जानते हैं कि गलनांक किसको कहते हैं। ठीक है, देखिए तो हम लोग अंतर पढ़ लिए। अब हम लोग पढ़ते हैं, जैसे अंतर में अभी एक आया था कि ठोस का गलनांक और क्वथनांक उच्च होता है, द्रव का गलनांक और क्वथनांक ठोस की तुलना में कम होता है, और गैस का गलनांक और क्वथनांक सबसे कम होता है। तो अभी वहाँ पे आप लोग ये नहीं समझ पाते कि गलनांक क्या है, क्वथनांक क्या है, बताते जा रहे हैं। तो सबसे पहले हम लोग ये जान लेते हैं कि आखिर गलनांक, क्वथनांक ये सब है क्या। देखिए, गलनांक का मतलब होता है वह तापमान जिस पर कोई ठोस पदार्थ पिघलकर द्रव के रूप में आ जाए या द्रव में बदल जाए, उसको कहते हैं गलनांक। देखिए लिखा है, वह तापमान जिस पर कोई ठोस पदार्थ पिघलकर द्रव में बदल जाए, उसको क्या कहेंगे? गलनांक कहते हैं। जैसे बर्फ होता है, बर्फ, तो बर्फ ठोस के रूप में होता है, लेकिन बर्फ को जब 4 डिग्री सेल्सियस के ऊपर लेकर जाते हैं तो वो पिघलने लगता है। तो बर्फ को जब 4 डिग्री सेल्सियस के ऊपर लेके जाते हैं तो बर्फ पिघलने लगता है, और बर्फ पिघल कर किसके रूप में बदल जाता है? जल के रूप में। तो बर्फ यहाँ पे किस रूप में है? ठोस के रूप में। और जल किस रूप में है? द्रव के रूप में। तो जिस तापमान पर यह बर्फ जल में बदल जाए या ठोस द्रव में बदल जाए, उस तापमान को हम लोग गलनांक कहते हैं। अब ये बताइए, ठोस का गलनांक ज़्यादा कि द्रव का गलनांक ज़्यादा? ठोस का गलनांक और क्वथनांक। तो यहाँ पे ठोस का गलनांक ज़्यादा हुआ। देखिए, तो यह आप लोग गलनांक समझे कि जिस पर कोई ठोस पदार्थ पिघलकर किस में बदल जाए? द्रव के रूप में बदल जाए। अब क्वथनांक के बारे में देखते हैं। तो क्वथनांक का मतलब होता है कि वह तापमान जिस पर कोई द्रव पदार्थ गैस अवस्था में बदल जाए। यहाँ पे हम लोग बर्फ से जल बनाए तो ठोस से द्रव बनाए। अब क्या करते हैं? जल को गर्म किया जाएगा। तो कितना तक जल को गर्म किया जाए कि वो गैस में बदलने लगे? तो पता है जल का क्वथनांक 100 डिग्री सेल्सियस होता है। तो 100 डिग्री पर अगर जल को लेके जाया जाए तो ये जल वाष्प के रूप में बदल जाएगा, और वाष्प क्या है? गैस। तो अगर कोई ठोस पदार्थ द्रव में बदले तो उसको गलनांक कहेंगे, अगर कोई द्रव गैस में बदले तो उसको क्वथनांक कहेंगे। अब एक बात है हिमांक। हिमांक का मतलब होता है जमना। हिमांक का मतलब होता है जमना। तो यहाँ पे देखिए, इसका उल्टा होता है हिमांक। गलनांक का उल्टा हिमांक। गलनांक में क्या हो रहा था? ठोस पदार्थ पिघल कर द्रव में बदल रहा था, इसमें द्रव से ठोस में बदल जाए। तो बताइए, टेम्परेचर कम करेंगे तब न द्रव से ठोस में बदलेगा। यहाँ पे टेम्परेचर बढ़ा रहे थे तो फिर इस जल को अगर बर्फ बनाता, टेम्परेचर घटाएंगे कितना? अगर जल को बर्फ बना तो 0 डिग्री पर बर्फ बन जाएगा।
और इसी बर्फ़ को अगर जल बनाए तो 4 डिग्री के पार लेके जाया जाए, वो धीरे धीरे पिघलने लगता है। समझ में आया? तो जिस तापमान पर कोई पदार्थ द्रव से ठोस में बदल जाए उसे क्या कहेंगे? हिमांक। और हिमांक में क्या होगा? जल से बर्फ बना सकते हैं, जो फ्रीज में किया भी जाता है। फ्रीज में जल को बर्फ बना सकते हैं, ठीक है। उसके बाद होता है संघनन, ये इसका उल्टा होता है, ठीक है। तो जिस तापमान पर कोई पदार्थ गैस से द्रव में बदल जाता है उसे संघनन कहते हैं। यहाँ पे देखिए क्वथनांक में, जिस पर कोई द्रव पदार्थ गैस में बदल जाता है उसको क्वथनांक कहते हैं। यहाँ का कोई गैस से द्रव में बदल जाए। अब बादल देखें तो बादल किस अवस्था में होता है? गैस अवस्था में। और बादल आपस में संघनित होकर वर्षा बनाते हैं। तो यहाँ पे देखिए वही है संघनन। जब ये एक पास पास आएंगे तो उनका आयतन घनत्व बढ़ेगा, घनत्व बढ़ेगा तो बारिश आ जाएगा। तो वो उसकी प्रक्रिया को ही संघनन कहते हैं। तो संघनन कैसी प्रक्रिया है? तो संघनन में गैस से किस में बदलेगा? द्रव में। तो जब गैस द्रव में बदल जाए उस प्रक्रिया क्या कहेंगे? संघनन। इसमें और 2 पॉइंट बचा है, इसको हम आगे देखते हैं। तो हम लोग गलनांक, क्वथनांक, हिमांक और संघनन के बारे में देख लिए। अब देखते हैं ऊर्ध्वपातन के बारे में। तो ऊर्ध्वपातन क्या है? जैसे देखिए अगर कोई, यहाँ पे हम लोग आपको बताए कि अगर कोई ठोस पदार्थ द्रव में बदल रहा है तो जिस तापमान पर बदल रहा है उसको गलनांक कह रहे हैं। अगर कोई द्रव ठोस में बदल रहा है तो उसको हिमांक कह रहे हैं। अगर कोई द्रव गैस में बदल रहा है तो उसको क्वथनांक कह रहे हैं। और अगर कोई गैस द्रव में बदल रहा है तो उसको संघनन कह रहे हैं। लेकिन ये बताइए क्या हो, ठोस से द्रव में बदले बिना अगर कोई पदार्थ गैस में बदल जाए, या गैस से द्रव में बदले बिना कोई पदार्थ ठोस में बदल जाए, समझ में आ रहा बात? एक बार और देखिए। जैसे यहाँ पे हम बताए हैं, यहाँ पे बताते हैं। देखिए ठोस है, द्रव है और गैस है। तो ठोस से द्रव में बदलना गलनांक, ठीक है। द्रव से गैस में बदलना क्वथनांक। एक मिनट, क्वथनांक। गैस से द्रव में बदलना संघनन। द्रव से ठोस में बदलना हिमांक। लेकिन क्या होगा जब कोई पदार्थ ठोस से बिना द्रव में बदले गैस में बदल जाए, या क्या होगा जब कोई गैस बिना द्रव में बदले ठोस में बदल जाए? समझ में आया? तो जब कोई ठोस पदार्थ द्रव में बदले बिना गैस में बदल जाए, यहाँ पे लिख सकते हैं सीधे गैस में बदल जाए तो उसको कहते हैं ऊर्ध्वपातन। जैसे हम लोग कपूर देखते हैं, कपूर ठोस अवस्था में होता है, जब जलाया जाता है तो वो सीधे गैस अवस्था में जाता है। कपूर हो सकता है अमोनियम क्लोराइड, अमोनियम क्लोराइड भी है। ये किस अवस्था में होता है? ठोस अवस्था में। तो देखिए जब कोई ठोस पदार्थ द्रव में बदले बिना सीधे गैस में बदल जाए उसे क्या कहेंगे? ऊर्ध्वपातन। और तो देखिए ठोस से द्रव में बदले बिना गैस में बदल जाए तो इसको क्या कहेंगे? ऊर्ध्वपातन। और गैस पदार्थ द्रव में बदले बिना सीधे ठोस में, उसको कहते हैं निक्षेपण। ये जब कोई गैसीय पदार्थ द्रव में बदले बिना ठोस में बदल जाए उसे निक्षेपण कहते हैं, ठीक है। तो उम्मीद कर रहे हैं कि आज का वीडियो आपको समझ में आया होगा। इसके अगले पार्ट में इस चैप्टर को कंप्लीट कर दिया जाएगा